हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है, जिसकी आज तीसरी क्लास होगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम यानी जो आपका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। पीछे 2 क्लास लग चुकी हैं, चल चुकी हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं, कृपया करके आप उसे जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, तो समझने में आपको चीजें आसानी हो जाती हैं। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, बाकी जो लोग देख चुके हैं वो रिवाइज भी कर सकते हैं वहां से। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, नंबर में लास्ट में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका आवेशों की योज्यता। ठीक है, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता। ठीक, यानी आवेश के कई सारे नेचर के बारे में हम लोगों ने, जैसे पिछले क्लास में क्वांटम प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जाना था, मूल आवेश क्या उसके बारे में जाना था। अब यहां हम लोग जानेंगे कि आवेशों की योज्यता क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये सिंपल सी बात कहता है भाई कि अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी सिस्टम में कई सारे आवेश हैं, जैसे आपका Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5, Q6 डॉट 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 Qn है, तो इस सिस्टम पे अगर हमें क्या बात करना है, कुल आवेश निकालना हो, टोटल चार्ज निकालना हो, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा जोड़ दो, क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा इनको जोड़ दो। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, यानी सीधा सीधा जोड़ दो। हाँ, आवेश आपका 2 टाइप का होता है, प्लस होता है और क्या होता है? माइनस होता है। तो आप इन्हें चिन्ह के साथ ही रखेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। द्रव्यमान में भी आप 2 केजी 4 केजी सीधा सीधा जोड़ते हो, लेकिन द्रव्यमान आपका हमेशा ही धनात्मक होता है। लेकिन आवेश क्या है? धनात्मक भी होता है और फिर ऋणात्मक भी होता है। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह का भी ख्याल रखेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस है तो फिर माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, तो इसी को जरा एक छोटे से सवाल के रूप में देख लेते हैं कि अगर मान लो किसी सिस्टम पे मैंने दे दिया कि भाई 5Q है, 5Q 2Q माइनस में, 2Q माइनस में, और फिर आपका 4Q प्लस में हो और Q आपका माइनस में हो, तो इस सिस्टम पर कितना, सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय। ठीक है, तो इस सिस्टम पर कितना आवेश बनेगा, टोटल आवेश कितना बनेगा? तो प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लो, फिर माइनस वाले को माइनस के साथ, तो 5 4 9, 5 4 9, 9Q और ये 2Q और एक Q और, तो यानी -3Q। तो इस सिस्टम पे कितना आवेश बनने वाला है? 9Q में से 3Q चला गया, तो कितना बचेगा? 6Q। ठीक है, तो यही आपका आवेशों की योज्यता है कि अगर किसी सिस्टम में, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, तो टोटल आवेश का मान निकालने के लिए आप सीधा सीधा सा योग कर देंगे, सीधा सीधा सा जोड़ कर देंगे। हाँ, बशर्ते प्लस आवेश प्लस के साथ लेना होगा और माइनस आवेश माइनस के साथ लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स? बल हम लोग कई तरीके का पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें चुंबकीय बल, फर्स्ट ईयर में भी श्यान बल, घर्षण बल, अलग अलग जो फोर्स आपने पढ़ा। यहां पे आ रहा आपका वैद्युत बल। फर्स्ट ईयर में एक और आ रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बट हम लोग को यहां जो बात करना है, क्या बात करना है कि वैद्युत बल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो आवेश 2 तरीके का होता है, प्लस होता है और फिर क्या होता है? माइनस होता है। धनावेश होता है और फिर क्या होता है? ऋणावेश। तो जब भी चाहे आवेश प्लस प्लस हो, चाहे आपका माइनस माइनस हो, चाहे आपका प्लस और माइनस हो, जब भी 2 आवेश रहेंगे, 2 से ज्यादा रहे ठीक, कोई बात नहीं, तो मतलब जब भी 2 या 2 से ज्यादा आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, यानी ये जो बल लगेगा किसके बीच में लगेगा? आवेशों के बीच में लगेगा। ठीक है, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। जैसे प्लस प्लस है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, माइनस माइनस है तो भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, प्लस माइनस है तो आकर्षण करेगा। आवेश से आपका पाला भले ना पड़ा हो, लेकिन चुंबकों से पाला पड़ा होगा,
और उसमें आपने आकर्षण मतलब अगर एक का n मतलब वहां पे काफी समानता होती है चुंबक और आवेश में। आवेश में प्लस माइनस और चुंबक में क्या होता है n और s। n मतलब उत्तरी ध्रुव और s मतलब दक्षिणी ध्रुव। एन आपका प्लस की तरह कार्य करता है और एस आपका माइनस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब चुंबक का एन और एन होता है तो दोनों एक दूसरे को धकेलते हैं, माने प्रतिकर्षित करते हैं। एस एस है तो माने दक्षिणी ध्रुव तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक का है एन और एक का है एस माने उत्तरी ध्रुव और एक का है दक्षिणी ध्रुव, तो फिर क्या करते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण। तो आवेशों के बीच भाई बल लगेगा, उसे बोलते हैं वैद्युत बल। ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब जरा देखिए, अगर सॉरी एक मिनट तो ये आपका वैद्युत बल आवेशों के बीच में कार्य करेगा। एक प्रश्न आपसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को, एक वस्तु दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करती है, खींचती है, तो उसको हम बोलते थे गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर जैसे वो आपका द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता था, यानी m1 और फिर आपका m2, दो द्रव्यमान 2 kg 4 kg या ये 5 और ये 10, तो द्रव्यमानों के बीच में भी आकर्षण बल एक दूसरे को खींचते हैं और उसको हम बोलते थे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसका फॉर्मूला मैं अभी आगे बता दूंगा क्या होता था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच में लगता था, द्रव्यमानों के बीच में लगता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, इस पर प्लस आवेश होता है, तो आवेश है तो आवेशों के बीच में क्या लगेगा, आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, तो हाँ लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगना ही लगना है। अब वैद्युत बल तब लगेगा जब उन वस्तुओं पर आवेश हो, तो यानी वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तो लगना ही लगना है। वैद्युत बल तभी लगेगा जब उन पर आवेश आ जाएगा। अगर आवेश उनको आवेशित कर दिया गया तब तो वो बल वैद्युत बल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। यानी अगर आवेश है तो वैद्युत बल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी। लेकिन अगर कोई वस्तु उदासीन है, ठीक है, जिस पर आवेश नहीं है, तो वहां पे केवल 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 गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा, आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में बल कार्य करेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा वैद्युत बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझ में आया, अरे भाई इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, प्रोटॉन भी आवेश है, यानी आवेश है तो वैद्युत बल पे मार देते हैं और आप आंसर करके खुश भी हो जाओगे, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों काम करेगा, वैद्युत बल भी काम करेगा और फिर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। अब ये वैद्युत बल का मान क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, किन चीजों पे निर्भर करेगा, क्या बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, क्या घटाने पे घट जाएगा, क्या बढ़ाने पे घट जाएगा और क्या घटाने पे बढ़ जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी है गुलाम साहब, ठीक है। गुलाम साहब या गुलाम चाचा, ठीक है। तो भैया मेरे जरा देखो यहाँ पे, यानी गुलाम का नियम, गुलाम का नियम, गुलाम्स लॉ। गुलाम साहब ने क्या बोला कि अगर दो आवेश हैं, ठीक, दो आवेश, यानी एक आपका Q1 है और एक आपका क्या है Q2 हो। अब चाहे ये प्लस प्लस हो, चाहे ये माइनस माइनस हो, चाहे ये प्लस माइनस है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला लाते ताकि वो सबके लिए लागू हो, इसलिए मैंने यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखा, ठीक है। ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, आवेश को हम लोग Q से ही प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे गए हैं, मान लीजिए निर्वात में या फिर वायु में। निर्वात का मतलब जहां पे हवा भी ना हो, और अगर हवा है तो वायु में, ठीक है। तो ये चलो निर्वात ही कह दो, मैं इनके बीच में कुछ है नहीं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो भाई इन आवेशों के बीच में बल लगेगा, हमें बात किसके बारे में करना है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं बात करना है, हमें वैद्युत बल के बारे में बात करना है, ठीक है। तो आवेशों के बीच में ये जो वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जिसको हम लोग F से लिखेंगे। तो गुलाम साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटल
प्रयोग जो भी किया उसके आधार पे उन्होंने बताया, ठीक है, कि जो ये आवेश का मान होगा, आवेश का जो सॉरी आवेश के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, उस वैद्युत बल का मान आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होगा वो आवेश की मात्रा के गुणनफल, बीच में गुणा है, प्लस रहता तो बोलते योगफल, माइनस रहता तो बोलते अंतर, और बटे में रहता तो बोलते कि भागफल, लेकिन नहीं, Q1 गुणे Q2। यानी आवेश अगर ज्यादा ज्यादा हो कर दिया जाए, ठीक है, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बल जो है वो आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी बड़े बड़े आवेश ले लोगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आवेश अगर ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, इनके मल्टीप्लाई के साथ अच्छे से बढ़ेगा, और ये घटेंगे तो ये भी घटेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो बल था वो इनके बीच दूरी पर भी निर्भर कर रहा था, और दूरी के साथ कैसा रिश्ता मिला, व्युत्क्रमानुपाती का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। माने व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और ये देखने पे मिला कि दूरी को दोगुना कर रहे थे तो बल चौथाई हो जा रहा था, माने 2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, माने बटे में, ठीक है, 1/, ये दोगुना करने पे ये चौथाई 1/4 हो जा रहा था, तिगुना करने पे ये 1/9 हो जा रहा था, चारगुना करने पे 1/16 हो जा रहा था। इसीलिए दूरी पे यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो दो चीजों पे, आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे आई। अब जरा प्रश्न कुछ यहाँ पे बहुविकल्पी बन जाएगा, जरा देखते हैं आप कितने लोग आंसर कर पाते हो। अगर मैंने दो आवेश ले लिया, एक ले लिया क्या आपका 20 कूलाम और एक आपका ले लिया 2 कूलाम, ये 20 कूलाम और ये 2 कूलाम, ठीक है। और ठीक, मैं पूछू यहाँ पे बल ज्यादा होगा या यहाँ, बताओ। एक अगर मैंने ले लिया क्या 8 कूलाम, 8 कूलाम और 7 कूलाम, दूरी उतना ही है जितना दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे है। तो भाई मेरे, मैं पूछू कि यहाँ बल ज्यादा लगेगा कि यहाँ ज्यादा लगेगा, आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करना। ए में बल ज्यादा लगेगा कि बी में ज्यादा लगेगा, मैं आंसर बता भी देता हूं, ठीक है। तो कहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में अगर सर 20 2 22 अगर वो जोड़ के देखेंगे, सर 20 2 22 8 7 15 मतलब यहाँ पे लगेगा, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो ये बल है वो योगफल पे नहीं गुणनफल पे, तो 20 दूना 40 और 8 फते 56, यानी यहाँ पे बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि गुणनफल पे निर्भर करता है, ठीक। और दूसरा, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आवेशों के बीच दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन एफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, और आपका ये, और तीसरा आपका ये, और चौथा आपका ये, ठीक है, दिख रहा है लास्ट वाला, हाँ। तो ये आपका इसमें कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, आप मुझे कमेंट में लिख देना, बताओ बताओ कौन सा होगा। तो ना ही ये होगा ना ही ये होगा। अब आप सोचोगे सर आर पे वर्ग वाला कुछ मैटर होगा, तो कुछ लोग ये करेंगे, लेकिन कहेंगे सर 1/r², तो ये बटे में थोड़ी है, ये वाला, यानी इसी को आप ऊपर लेते चले जाओ तो घात क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा -2। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही जवाब होगा, ठीक। तो चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से ऐसे इस तरीके से बहुविकल्पी में बन जाया करेंगे। दोनों को मिलाते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे एक आता है आपका कांस्टेंट, जिसको के से लिखते हैं, किताब में आपका के ही लिखा होगा, बट हम लोग यहाँ पे के से नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक के और आएगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा इस वाले में और उस वाले में, वो होता है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल के कर दो और उसको बड़ा के कर दो, ठीक है। तो ये आपका चलो स्मॉल के कर दिया, स्मॉल के भैया बना लेना, थोड़ा मुझे स्मॉल के बनाने नहीं आता है। और Q1 Q2 अपॉन r², बाद में इसकी वैल्यू जब निकाली गई, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है f बराबर, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²।
तो ये आपका ना कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 माने पहला आवेश है, Q2 माने दूसरा आवेश है, और आर क्या है, इनके बीच की दूरी है। 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, 22/7 या 3.14 एप्सिलॉन नॉट। सर ये कौन सी बला आ गई, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, या एप्सिलॉन जीरो को नॉट भी बोला जाता है, तो एप्सिलॉन जीरो पढ़ा जाएगा। अभी इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, लास्ट में। तो कुछ बातें जरा कर ले, उसके बाद में इसको बताने वाला हूं, ठीक है। अगर यही आवेश किसी, यानी आवेश किस में रख दिए जाए, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिए जाए, किस में रख दिए जाए, परावैद्युत माध्यम में रख दिए जाए। अभी इनके बीच में खाली खाली था, ठीक है, लेकिन अगर ये आवेश परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, परावैद्युत माध्यम क्या होता है, तो जो भी कुचालक पदार्थ होते हैं या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, माने कागज, प्लास्टिक, रबर, मोम, इनको बोलते हैं कुचालक पदार्थ, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं, इन्हीं कुचालक पदार्थ का ही जो नाम यहाँ पे आपको परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम। तो अगर इनके बीच में कागज या मोम या रबर, तो ये अगर एक कुछ ऐसा भर दिया जाए तो फिर हुआ क्या, इनके बीच में कागज या मोम, ठीक है, या शुद्ध जल भर दिया जाए, ठीक है। तो जब इन्हीं आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए, इनके बीच में कोई माध्यम अगर आ गया, तो फिर देखा क्या गया कि बल का मान क्या कर रहा, घट जा रहा, बल का मान क्या कर रहा, घट जा रहा है। अब जिस माध्यम को आप रख रहे हो उसकी वैल्यू को हम लोग लिखने वाले हैं के से, किस लिखने वाले हैं, के से, इसको बोला जाएगा परावैद्युतांक। आगे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जब आवेशों के बीच में क्या किया गया, आवेशों के बीच में जब आपका परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, कितने मान वाला, के मान वाला, चाहे वो रबर हो, चाहे वो मोम हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो आपका जल हो, सबके लिए मान अलग अलग होगा, के की वैल्यू, ठीक है। तो रखने पर क्या हुआ कि ये बल का मान बढ़ा नहीं, बल्कि बल का मान घट गया। तो फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर हवा वाले या एयर में हो या निर्वात में हो, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, एयर को, हवा को एयर बोलते हैं, तो k बराबर 1 रख दोगे तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आवेश किस में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है, तब आप फॉर्मूला ये बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं कि अगर आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं, तो बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा के, नीचे में के आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जरा कुछ नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, उसको जरा क्लियर किया जाए कि वो है क्या, ठीक है। तो देखिए जी, यहाँ पे आपको एक चीज परेशान कर रही होगी कि सर ये है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, डिफाइन अभी कर रहे हैं। फॉर्मूले में जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू न्यूमेरिकली होती है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मात्रक नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये वैल्यू न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रखा जाएगा, ठीक है। यानी इस पूरे पैकेट के जगह ये रख दिया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकाला है तो इतना आता 8.85 × 10⁻−12, और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन ये केवल जानने के लिए है, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी इस पैकेट की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां पे आपका ये वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, ठीक है। तो किसी भी, ये तो निर्वात की है, बाकी अगर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की या परावैद्युत माध्यम की एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता।
तो वैद्युशीलता का मतलब जैसे आपका रबर हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ठीक है, जल हो गया, तो वो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन से करेंगे। और निर्वात या वायु के लिए स्पेशली किसको नियुक्ति करी गई है? एप्सिलॉन 0 को, ठीक है। ये तो हवा या निर्वात के लिए कहा जाए तो ये निर्वात के लिए है। और हवा निर्वात में बहुत मामूली सा अंतर होता है। जैसे लाइट का स्पीड देख लो, 3 × 10⁸ या 2 पॉइंट वो इसमें निर्वात में, और वायु में 2.997 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 और 2.999, अगर मैं बोलूँ 3 रुपया 2.99 पैसा या 2.97 पैसा, तो कहोगे सर तीन मतलब राउंड फिगर में 3 ही है। तो बहुत मामूली सा अंतर है, ठीक है, बहुत मामूली सा अंतर है। तो ये माध्यम की वैद्युशीलता, ऐसे कागज, रबर, प्लास्टिक, मोम जो भी है, तो ये आवेशों के बीच में अगर रखेंगे ना, तो इस वैद्युशीलता का मतलब है क्या? तो जो भी आप ये माध्यम रखेंगे, तो ये माध्यम क्या करेगा? अपने अणुओं को फ्री कर देगा, कहेगा भैया जाओ इनके बल को, इनके बीच लगने वाले बल को कमजोर कर दो। तो जितनी ज्यादा वैद्युशीलता होगी, ये अपने अणुओं को उतना ही ज्यादा फ्री कर देगा, और इनके बीच में क्या? दरार पैदा करने के लिए, मतलब इनके बीच में जो बल है उस बल को कमजोर करने के लिए। जैसे अब 2 पक्के वाले मित्र हो, तो कोई तीसरा अगर आ जाता है तो बीच में अब क्या करेगा? वो देख रहा था बड़ी, मतलब उसको जलन हो रही थी कि भाई अब दोनों में बड़ी अच्छे से बनती है, तो वो आएगा बीच में, कुछ ऐसा करेगा ताकि आप लोग के बीच में बॉन्डिंग कमजोर पड़ने लगे, ठीक है, आपस में जितने पक्के वाले हो अब वो थोड़ी खटास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युशीलता का मतलब ये है किसी भी पदार्थ या माध्यम की वैद्युशीलता, ये मतलब वैद्युशीलता का मतलब ये है कि वो अपने अणुओं को कितना फ्री करेगा, आवेशों के बीच लगने वाले बल को बढ़ाने में नहीं, घटाने में, ठीक है। तो ये वैद्युशीलता का मतलब रहा। तो निर्वात के लिए इतनी होती है, बाकी जो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग, जैसे कागज के लिए अलग, रबर के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, मोम के लिए अलग। तो यहां से एक चीज और देखने को मिली, क्या मिली जरा देखिएगा। फॉर्मूला क्या आया था भाई मेरे? फॉर्मूला आपका आया था 1/4πε0 के, माने माध्यम में अगर है तो Fm बराबर 1/4πε0 के और Q1 Q2/r²। तो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के को हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन से। किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। मतलब ये किसका है? माध्यम का है, रबर, कागज, प्लास्टिक, मोम जो भी है। तो ये अब इसके साथ मिल करके तो अब ये माध्यम की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप जरा देखो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक। और मैंने दे दिया कि एप्सिलॉन कोई माध्यम है, उसके लिए वैल्यू दे दिया आपका 2×10, ठीक है, 16 17 1 2 16 तो 25 10 2 16 17, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया 10⁻⁻12, ठीक। तो ये अगर उसकी ये निर्वात की वैद्युशीलता है, यानी जो सबसे कम बल को घटाने का काम कर पाएगा वो निर्वात ही कर पाएगा, बाकी तो और ज्यादा ही मतलब कम करेंगे। तो ये अगर किसी माध्यम का दिया हुआ है तो जरा देखिए कितना, यहां से निकालिए, K बराबर क्या लिख सकते हैं? K बराबर क्या लिख सकते हैं? ε/ε0। मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू 17.70 × 10⁻⁻12 अब बटा 8.85 10⁻⁻12। ये कटा और ये आपका 2 बार में जाएगा, तो K बराबर कितना आएगा? 2। K बराबर कितना आएगा? 2। ऊपर लिख देते हैं, K बराबर कितना आएगा? 2। तो इसको K को बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो यानी एक तरीके से ये किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता निर्वात वाले वैद्युशीलता का कितना गुना अधिक है, K यही बताएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया था तो कितना? 2 गुना, यानी वो जो कुछ भी कम करेगा ये उसका 2 गुना घटा देगा, उससे भी ज्यादा घटा देगा, ठीक है। तो ये आपका ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन बराबर ε/0 K को बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है।
और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को बोलते हैं किसी भी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परमियाबिलिटी या परमिटिविटी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जरा आगे इस के को और अच्छे से डिफाइन कर लिया जाए कि भैया के जो है अगर लिखना हो परीक्षा में परिभाषा तो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि F बराबर यानी निर्वात या वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आवेश निर्वात या वायु में है तब तो ये बल लगता है, किसी माध्यम में है तो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, भाग करेंगे। ठीक है, भाग करिए, बराबर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में कुछ बच नहीं रहा है, ऊपर में यानी 1 बचेगा और नीचे में K नहीं बल्कि 1/K बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F अपॉन FM बराबर 1/बटे के बटा है। ठीक है, इधर लिखते हैं अगर दिख नहीं रहा तो, यानी F अपॉन FM बराबर ये आपका बटे के बटा है तो K ऊपर चला जाएगा। तो ये आप जो है फॉर्मूला यहाँ पे आपको एक मिल गया जिससे आप K को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये F क्या है, यानी निर्वात या वायु में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वही आवेश उतनी ही दूरी पर अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए, माने पानी में, शुद्ध जल में रख दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये हैंडपंप वाला पानी नहीं, वो शुद्ध जल नहीं है, उसमें मिनरल्स होंगे, उसमें चालन होता है। उसमें चालन क्या होता है शुद्ध जल या अशुद्ध जल जो होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर साहब लोग इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन में भर के लगाने के लिए। तो दो आवेश वायु में स्थित हो तो उनके बीच बल, और वही आवेश उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यानी आवेश अगर निर्वात या वायु में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, और वही आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और बता दूं K का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, K का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब हवा में रखा रहेगा आवेश या निर्वात में तो बल का मान ज्यादा होता है, और जब माध्यम में रख देंगे तो बल का मान क्या करता है, कम हो जाता है। तो ऊपर वैल्यू बड़ी और नीचे वैल्यू छोटी, तो जब भी बड़े मान को छोटे से भाग करते हो तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। अब 1 से बड़ी जो भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी हो। ठीक है, तो यानी K का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर आपको प्रश्न बना दे कि किसी भी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन 0.5 और चौथा ऑप्शन 7, तो भाई 0 नहीं होता है, नेगेटिव में भी नहीं होता है, 0.5 1 से कम है, तो ऑप्शन क्या 7 हो सकता है, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, कोई डाउट भी होगा तो भी कमेंट में मुझे जरूर लिख देना। अपने अन्य साथियों को भी क्लास शेयर कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो वो थोड़ा मुझे प्रेरित भी करेगा, ठीक है, और भी अच्छा करने के लिए, तो शेयर कर दिया करें। बाकी जो डाउट होगा, डाउट के लिए भी मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। नोट्स इसको चाहिए, नोट्स के लिए भी आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9795 दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ लिख दूं मैं 9795694291। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को ढेर सारा एक बार फिर से धन्यवाद, प्यार दुलार। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में, हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की टॉपिक के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।